साल है 1592। इंडिया का ये जो मालाबार कोस्ट है, इस पे कोचीन के बंदरगाह से एक शिप रवाना होती है अपनी डेस्टिनेशन लिस्बोन पोर्चुगल जाने के लिए। इस शिप में मसाले, डायमंड्स, परफ्यूम्स, कपड़े और भी बहुत सारा माल रखा हुआ था और इस सब का ट्रेड करके इन्हें इंडिया से पोर्चुगीज ले जाया जा रहा था। ये शिप इस रूट को फॉलो करते हुए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, इस रास्ते को क्रॉस करती है और 3 अगस्त 1592 में ये लोकेशन जो है एजोरस आर्किपेलागो, यहाँ पर इस शिप पे हमला हो जाता है और इसे लूट लिया जाता है। ये हमला जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने करवाया था। दरअसल पहले के टाइम पे जब इंग्लैंड के पास ज़्यादा पैसा वैसा था नहीं, ट्रेड भी इनकी कुछ खास चलती नहीं थी, तो ऐसे आने जाने वाले जहाज़ों पर अटैक करके उनको लूट के थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया करते थे। इस चीज़ को ये पायरेसी या फिर चोरी ऐसा कुछ नहीं कहते थे, इसको प्राइवेटियरिंग कहा जाता था। अब क्योंकि ब्रिटेन एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है और ये जहाज पोर्चुगीज है जो कि एक कैथोलिक कंट्री का है, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड को भी प्राइवेटियरिंग से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इनफैक्ट प्राइवेटियरिंग को एक नोबल काम माना जाता था। नॉर्मल चोरी के मुकाबले प्राइवेटियरिंग एक ऊंचे लेवल की, चर्च इसको अ सर्विस टू गॉड ऐसे बोल के प्रमोट करता था। ऐसे तो ब्रिटेन ऐसे करता रहता था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ था इस शिप पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो शिप थी, इतनी बड़ी शिप ब्रिटिश ने पहली बार देखी थी और ये इस शिप को देखकर इसी सोच में पड़े हुए थे कि इतनी बड़ी चीज पानी में तैर कैसे सकती है। उसके बाद जब इन्होंने इस शिप के अंदर की वेल्थ देखी तो उसको देखकर भी ये चौंक गए थे, क्योंकि इतनी सारी वेल्थ इन्होंने एक जगह पर इकट्ठी पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। ये रिचर्ड हैक्ल्यूट जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट थे, उनकी उस टाइम पे एक बुक है द प्रिंसिपल नेविगेशंस नाम से। इस बुक के वॉल्यूम 2 में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये सब देखकर ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गई थी कि कितनी ही चोरी कर लो, पर इंडिया के साथ ट्रेड करने में जो मजा है वो मजा और कहीं नहीं मिलने वाला। साल है 1608, 24 अगस्त। ब्रिटेन से पहली शिप इंडिया आती है। इसको कैप्टन विलियम हॉकिंस कमांड कर रहे थे और ये लोग मुगल बादशाह जहांगीर से इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन लेने के लिए आते हैं। शुरुआत में तो क्या होता है, ब्रिटिशर्स पे कोई मुगल ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम बाद नेगोशिएट करके ये ट्रेड की परमिशन लेकर ट्रेड करना चालू करते हैं। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड तो कर रहे थे, पर इंडिया में इतने सारे छोटे छोटे अलग अलग राज्य थे, अलग अलग नियम थे, अलग अलग टाइप के टैक्सेस थे, तो इससे ब्रिटिशर्स बहुत परेशान थे। तो इनको ट्रेड में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। असली मज़ा इनको आता है 1750। 1715 में मुगल बादशाह रहता है फर्रुख सियार, और फर्रुख सियार की थोड़े टाइम बाद शादी थी, लेकिन ये काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था और कोई भी हकीम इसको ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सर्जन रहता है विलियम हैमिल्टन। ये फर्रुख सियार की बीमारी ठीक कर देते हैं और फर्रुख सियार इनसे इतना खुश होता है कि ब्रिटिश को जगह जगह टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है और बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी फर्रुख सियार इनको दे देता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स का इंडिया पे कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये पॉइंट भी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट जो है एनसीईआरटी की बुक अवर पास्ट 3 इसके चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। आप एक बार खुद भी वेरीफाई कर लीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। 1767 डेट है 1 अप्रैल। इस दिन लंदन में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है जिसका टाइटल था एन अकाउंट ऑफ द मैनर ऑफ इनोकुलेटिंग फॉर द स्मॉल पॉक्स इन द ईस्ट इंडीज। ये डॉक्यूमेंट जॉन हॉलवेल ने लिखा था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्जन थे। इस डॉक्यूमेंट में हॉलवेल इनोकुलेशन के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन इनोकुलेशन समझ लेते हैं क्या होता है। जब भी अपनी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो बॉडी के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, मेमोरी टी सेल्स। ये सेल क्या करते हैं, उस इन्फेक्शन की मेमोरी स्टोर कर लेते हैं, जिससे अगर वो इन्फेक्शन दोबारा कभी बॉडी के अंदर आएगा तो ये मेमोरी टी सेल्स जल्दी से एक्टिव होकर उस इन्फेक्शन को वहीं पे खत्म कर देते हैं। अब इनोकुलेशन में क्या करते थे, बॉडी के अंदर वीक इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन को कम अमाउंट में बॉडी के अंदर डेलिबरेटली डाला जाता था। इससे क्या होता था, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की मेमोरी भी बन गई और वो इन्फेक्शन वीक था, इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि बंदे को मार ही देगा। अगर रियल लाइफ में इस बंदे को इन्फेक्शन होता है तो इसके अंदर पहले से इम्यूनिटी बनी हुई है, जैसे इन्फेक्शन आएगा इसके मेमोरी टी सेल्स एक्टिव होंगे और उस इन्फेक्शन को मार देंगे। अब क्या था, इनोकुलेशन वैसे तो चाइना में, अफ्रीका में, यूरोप में कॉमन था, लेकिन जॉन हॉलवेल के 1767 के डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। जॉन हॉलवेल अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं
कि कैसे इंडिया की इनोकुलेशन टेक्निक बाकी कंट्रीज से यूनिक है। ये रहा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के जो कॉलेजेस हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ब्राह्मणों को अपॉइंट करके अलग अलग लोकेशन पे भेजते थे और ये ब्राह्मण जाकर लोगों को स्मॉल पॉक्स का इनोकुलेशन देते थे, जिससे आने वाले सीजन तक जो लोग थे वो स्मॉल पॉक्स के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लें। आगे इसमें हॉलवेल लिखते हैं कि ये ब्राह्मण जितनी प्रिसाइज टेक्निक यूज़ करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं, और अगर यूरोपियन डॉक्टर्स इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं तो कई पेशेंट्स जो हर साल मारे जाते हैं उनकी जान बचाई जा सकती है। ये पर्टिकुलर स्टोरी इसीलिए भी इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पे यूरोप में यही डिबेट चल रही थी कि ह्यूमन बॉडी में डिजीज का कारण क्या होता है। दो टाइप की थ्योरी थी। पहला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिजीज है वो एक्सटर्नल एजेंट्स से आती है, इसे जर्म थ्योरी कहा जाता था। दूसरा यह था कि जो डिजीज का मेन कारण है वो इंटरनली बॉडी का एनवायरनमेंट है, इसे टेरेन थ्योरी कहते थे। जबकि आयुर्वेद में ये क्लियरली मेंशन्ड था कि डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, आगंतुक एंड निज। निज वो होती है जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है और ये बॉडी के अंदर इंटरनली ही डेवलप होती है, और आगंतुक वो डिजीज होती है जो किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होती है। तो एक तरीके से आयुर्वेद जो है जर्म थ्योरी को, टेरेन थ्योरी को, दोनों को मानता था, और आज मॉडर्न साइंस भी इसी कंक्लूजन पर पहुंची है कि जर्म थ्योरी एंड टेरेन थ्योरी बोथ आर ट्रू। यहाँ तक कि भारतीय कॉलेजेस लोगों को आगंतुक डिजीज यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए टाइम टाइम पे इनोकुलेशन ड्राइव चलाया करते थे, जैसा अपन ने जेम्स हॉलवेल के डॉक्यूमेंट में देखा था। अब जैसा कि अपन ने देखा, इनोकुलेशन बहुत सारी कंट्रीज में होता था और ये इनोकुलेशन का कॉन्सेप्ट ही आगे जाकर वैक्सीनेशन का बेस बनाएगा। हालांकि साइंटिफिक वैक्सीनेशन पे पहली बार जो रिसर्च पेपर है वो 1798 में एडवर्ड जेनर के नाम से पब्लिश होते हैं, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, एक के बाद एक लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी ही एक लड़ाई 1792 में टीपू सुल्तान के साथ हुई, एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें टीपू सुल्तान की आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वर्कर को पकड़ लेती है और उसका एक हाथ और नाक काट के उसे छोड़ देती है। इस वर्कर का नाम कावसजी था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सामान ढोने का काम करता था। ये एक बैलगाड़ी का ओनर था। पहले के टाइम पे बहुत कॉमन था कि अगर दुश्मन राजा का कोई भी बंदा पकड़ाई में आ जाए तो उसको थोड़ा बहुत काट पीट के भगा देते थे। अब क्योंकि ये वर्कर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको पेंशन पर रखकर पुणे भेजती है एक ब्रिटिश ऑफिसर के घर पे हाउस हेल्प के तौर पर। अभी जो ब्रिटिश ऑफिसर रहता है ये सोचता है कि क्यों ना इस बंदे की नाक सही कराई जाए, और ये जगह जगह कह देता है कि भाई कोई आके इसकी नाक सही कर जाओ। इतने में ही पुणे का एक कुम्हार जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं वो आके कहता है कि मैं ये काम कर दूंगा। इसी टाइम पे क्या होता है, दो सर्जन रहते हैं, जेम्स टिंडली और टॉमस क्रूजो। जब ये बात सुनते हैं कि ऐसी कोई सर्जरी होने वाली है जिसमें एक कुम्हार एक बंदे की कटी नाक को वापस जोड़ देगा, तो इनके मन में भी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और ये जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि यार ऐसा कैसे होगा। अब ये कुम्हार क्या करता है, कावस जी की नाक का मेजरमेंट लेता है और उसी साइज की स्किन फॉरहेड से कट कर लेता है, कावस जी के फॉरहेड से कट कर लेता है, पर आईब्रोज के बीच में कोई कट नहीं लगाया जाता, जिससे स्किन पूरी तरीके से फॉरहेड से अलग नहीं होती है। फिर इस स्किन को फ्लिप करके नोज की शेप में इसे वहाँ पे सिलाई कर देते हैं और थोड़े टाइम बाद ये नेचुरली ही हील हो जाती थी। अब इस पूरे प्रोसेस को जेम्स टिंडली और टॉमस क्रूजो ये दोनों सर्जन्स ऑब्जर्व कर रहे थे और डॉक्यूमेंट कर रहे थे। आगे जाकर डॉक्टर जेसी कार्प्यू इस डॉक्यूमेंट को स्टडी करके एक बुक भी लिखते हैं जिसका नाम था द इंडियन फ्लैप मेथड। दरअसल ये जो टेक्निक है इसको राइनोप्लास्टी कहा जाता है आजकल, और इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सुश्रुत संहिता में दे रखी है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में 300 टाइप्स की सर्जरीज और दे रखी है, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरीज, सिजेरियन सेक्शन और भी बहुत कुछ दे रखा है। 120 टाइप के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सुश्रुत संहिता में दे रखे हैं। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो आज तक यूज होते हैं, जैसे कि लेंसलेट, नीडल्स, इन सब की इंफॉर्मेशन इस ग्रंथ में लिखी हुई है। मैंने सुश्रुत संहिता और डॉक्टर जेसी कार्प्यू का डॉक्यूमेंट दोनों लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक जो भी मैंने बताया ये सब कुछ 18 सेंचुरी तक का था, यानी कि आज से लगभग 200 से 250 साल पहले का। ये सब कुछ आगे आने वाली वीडियोस को समझने के लिए ज़रूरी था। अब आगे जब अपन देखेंगे कि आयुर्वेद का डाउनफॉल कैसे हुआ तो उस सब को समझने में ये हेल्प करेगा।
Yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce.